एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे के साथ बेइंतहा मोहब्बत कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन इसको साबित करने के लिए लड़का कहता है कि अगर इतना ही प्यार करती हो तो मेरे साथ चलो, और वो लेकर के उस लड़की को एक होटल में पहुंचता है जो कि ओयो का होता है। ओयो होटल में पहुंच करके दोनों लड़के और लड़की पूरी तरीके से नग्न हो जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ अब शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान ही इन दोनों के बीच में वो हो जाता है जिसने कभी कल्पना ही नहीं की होती है। लड़के ने जो कॉन्डोम यूज करा था वो फट जाता है, और जब फटता है तो लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो वो लोग उस लड़के को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर ये बताओ कि तुमने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया क्या कि जिस वजह से हमारी बेटी इस दुनिया को छोड़ कर चली गई है। अब जो लड़का है जब उस सच्चाई को बयां करता है कि आखिर उस लड़की ने उस लड़की के साथ क्या किया था, कैसे किया था, और ये शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, जब इसका खुलासा होता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये इतने दिन से चल रहा था और इसका किसी को अंदेशा ही नहीं था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा इलाका लगता है रामगढ़, और इसी रामगढ़ में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल जिसकी उम्र यही कोई 23 साल की करीब रही होगी। राहुल के पिताजी कबाड़े का बिजनेस करते थे और उसी बिजनेस के बतौर जो लड़का था वो भी उसी में ढल गया था, और उसी में दोनों बाप और बेटे लग करके मेहनत करके दोनों काम करते थे। जो भी पैसे रुपए मिला करते थे उससे घर का खर्च चला करता था। लेकिन बाप ने जो साम्राज्य धीरे धीरे अब खड़ा किया था, जो बेटा होता है अब उसी को बिखारने पे तुल गया था, क्योंकि वो जो कबाड़े का काम करता था उससे उसके जो महंगे महंगे शौक थे वो अपने पूरे करने लगा था। यानी कि महंगी गाड़ी रखने का शौक था, तो उसको महंगे कपड़े पहनने का शौक था, महंगे फोन का शौक था, और इन सारे शौकों को वो पूरा करता था। और उन शौकों को पूरा करने के बाद वो लड़कियों को दिखाता था कि वो कितना अमीर है, और उसी अमीरी को दिखाते हुए वो लड़कियों के पास चला भी जाता था, लड़कियों को अपने जाल में, प्रेम के जाल में फंसा लेता था और उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब ये सिलसिला, ये दौर अब ऐसे ही चल रहा होता है। कुछ वक्त गुजर जाता है और वक्त का पहिया बड़ा ही तेजी के साथ चलता है और वक्त आगे बढ़ने लगता है। ये जो राहुल नाम का लड़का है, राहुल पढ़ने लिखने में इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। इसका काम ही यही था कि वो बस कपड़े पहनता था महंगे महंगे, और जब स्कूलों की छुट्टियां हुआ करती थी उन्हीं स्कूलों के पास से पहुंच जाया करता था और वहीं पर लड़कियां ताड़ने का काम किया करता था। लड़कियों के साथ ये फिजिकल होने की कोशिश किया करता था, क्योंकि इसके दिमाग में हमेशा जहन में यही चीज़ें ही चला करती थी कि वो किसी न किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाएगा। ये सिलसिला, ये दौर अब ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ही सब कुछ इनके जीवन में चल रहा होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन एक ऐसी घड़ी आती है, एक ऐसी लड़की मिलती है इसके जीवन में जो इसकी दुनिया ही पलट करके रख देती है। जिस लड़की का नाम होता है प्रीति, और प्रीति जिसकी उम्र यही कोई 18 साल की करीब रही होगी। प्रीति दिखने में इतनी खूबसूरत थी, इतनी जवान थी कि उसके चर्चे उस पूरे मोहल्ले में होने लगे थे, क्योंकि लड़की जो थी वो पहले मुंबई जैसे बड़े शहर में रहा करती थी। अब वहाँ से वो अपने गांव चली जाती है, वहीं पर वो रहने लगती है, और रह करके वहीं पर अब उसका पिताजी जो थे उसका एडमिशन करवाते हैं। कई दिनों तक वो स्कूल नहीं जाती है, लेकिन जब उसका एडमिशन हो गया रहता है तो फिर वो स्कूल जाती है, और लगभग स्कूल जाने के दौरान ही लगभग 12 या 15 दिन ही गुजरे होंगे कि उसकी मुलाकात राहुल से हो जाती है। दरअसल वो राहुल से तो बोलती नहीं, लेकिन राहुल की जब निगाहें प्रीति पे लगती हैं तो वो प्रीति को देख करके उसका दीवाना हो जाता है, उसके प्रेम में पागल हो जाता है। ये सोचता है कि कैसे भी करके मुझे इस लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेना है और इसके साथ मुझे फिजिकल होना है। अब इन्हीं के लिए वो अच्छे अच्छे उपाय लगाता है, वो महंगे से महंगे कपड़े पहनने लगता है, और उन्हीं कपड़ों को दिखाता था उसके पास। जब भी उसके स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी वो वहीं पे उसी के गेट पे जा करके खड़ा रहता था और वहीं पर जा करके उसको लाइन मारता था और उससे वो बात करने की कोशिश किया करता था। लेकिन जो प्रीति थी वो काफ़ी सीधी लड़की होती है, वो इस बात को इग्नोर कर देती है और वो उसके साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। लेकिन अब ये राहुल जो होता है वो भी पीछे हटने वाला नहीं था, वो भी मानने वाला नहीं था, बल्कि वो प्रतिदिन उसके काम में ही आ गया था कि वो
चाहे कुछ भी हो जाएगा उसके साथ वो प्रेम करेगा ही तो करेगा। एक दिन उसने हिम्मत करके राहुल ने उस लड़की से बात करा, गेट पे खड़ा था और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन जो प्रीति है वो मना कर देती है, वो कहती है कि नहीं वो चली जाएगी और वो अपने दोस्तों के साथ जाने लगती है। लेकिन अब ये सिलसिला उसका रोज का हो गया था, एक दिन इग्नोर करती है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे करते हुए लगभग 8 दिन का जब समय गुजर जाता है तो प्रीति को लगने लगता है कि ये मेरे लिए कितना लॉयल है, क्योंकि लड़कियों के ऊपर जो टाइम इसका स्पेंड करने लगता है तो लड़कियों को लगता है कि ये लड़का मेरे लिए परफेक्ट है, मेरे लिए कितना मेरी केयर करता है, मेरे लिए कितना पॉजिटिव रहता है। इसलिए जो प्रीति है वो भी ये सोचने लगती है कि ये कितना अच्छा लड़का है, मेरा ख्याल रखता है, मेरे लिए इतना इंतजार करता है, अब पता नहीं कब से कब तक रहता है, लेकिन जब मेरी छुट्टी होती है तो मेरे लिए यहीं पर खड़ा रहता है। अब यही सोच करके जो प्रीति है, एक दिन जब राहुल फिर से कहता है उससे कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर, तो वो कहती है कि ठीक है और उसकी बाइक पे बैठ जाती है और प्रीति और राहुल वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। और इस रास्ते में जो प्रीति है और राहुल एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। राहुल जो होता है वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जो प्रीति होती है वो अपने नाम को बता देती है और कहती है कि मेरा नाम प्रीति है और सारी बातें जो उसकी शेयर करने लगती है। फिर इन दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज हो जाता है। जब नंबर एक्सचेंज होता है तो ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का जो सिलसिला है, वो दौर है, वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भरी बातें किया करते हैं और बातें करते करते लगभग जब से इन्होंने नंबर एक्सचेंज करा था उससे लगभग 19 दिन बाद ये जो राहुल है वो प्रीति से कहता है कि वो उसके साथ फिजिकल होना चाहता है। और जैसे फिजिकल होने की बात आती है, जो प्रीति वो कहती है कि अभी तुम मुझे जानते ही कितना हो और मैं तुम्हें कितना जानती हूँ और तुम ऐसी मुझसे बात कर रहे हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। राहुल इस बात में इन सब बातों को लेकर के उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, इसलिए उसने उस लड़की को ऐसे मोटिवेट करा कि जो लड़की वो मोटिवेट हो जाती है और वो कहती है कि चलो ठीक है। और जो लड़का है और जो लड़की है वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो लड़की है वो उसे कहती है कि चलो ठीक है कोई व्यवस्था करो। और जो राहुल है वो तो पहले से इसी फिराक में होता है, उसने ओयो का एक रूम बुक करा और उसी रूम पे वो लोग होटल पहुंच जाते हैं। और प्रीति और राहुल जब होटल पहुंचते हैं तो जो प्रीति होती है वो कहती है कि देखो मेरा अभी कुछ ही दिन पहले पीरियड आया था तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर बच्चा रुक जाएगा तो जो राहुल होता है वो कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने इसी के लिए मैंने कंडोम का यूज़ करा है और मैं कंडोम लेकर के आया हूँ, तो तुम्हें किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब जैसे ही प्रीति को लगता है कि हाँ ये मेरे लिए काफ़ी सेफ होगा तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं और ये सिलसिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। एक दूसरे के साथ ये दोनों जब फिजिकल हो रहे होते हैं तो इसी दौरान इनके पास जो कॉन्डम होता है वो फट जाता है। और जैसे ही कॉन्डम फटता है जो प्रीति होती है वो डर से जाती है, वो कहती है कि अब क्या होगा। तो जो राहुल होता है वो कहता है कि डरने की कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, अगर कोई भी बात होगी तो मैं तो हूँ ही ना, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है। फिर ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये सिलसिला ये दौर अब प्रतिदिन लगभग हर 5 दिन पे 10 दिन पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिला करते थे। जब भी मौका मिला करता था ये दोनों कहीं बाहर खेत में या फिर कभी ये प्रीति के घर पे चला जाया करता था जब उसकी मम्मी या पापा नहीं हुआ करते थे। अब ऐसे ही ये वक्त और ये दौर चलता रहता है। लेकिन एक दिन जो प्रीति है उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसको बहुत ही ज़्यादा फीवर होने लगता है। अब ये बेचारी परेशान हो जाती है कि आखिर उसको हो क्या गया। तबीयत उसकी दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगती है। परिवार वाले भी परेशान, परिवार वाले उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जैसे ही जाते हैं फिर वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं वो कुछ जांच को लिखते हैं और जैसे ही जांच होती है तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इसलिए जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि एक चेकअप और बचा है, मैं सोच रहा हूँ उसको भी करवा लूँ। तो जो परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है आप जो भी आपको चेकअप करवाना है करवा लीजिए, लेकिन दवा ऐसी दीजिए कि मेरी बेटी सही हो जाए। लेकिन अब जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, लड़की को हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया था और जो डॉक्टर होते हैं डॉक्टर ने HIV टेस्ट के लिए ब्लड निकलवाया और रिपोर्ट के लिए इंतजार करने लगे। लगभग 4 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने के बाद जब डॉक्टर होते हैं वो देख करके बिल्कुल अवाक रह जाते हैं, बिल्कुल सन्न रह जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये वो 18 साल की जो लड़की है ये कैसे HIV पॉजिटिव हो सकती है। और वो लड़की जो होती है वो प्रीति वो HIV पॉजिटिव होती है। डॉक्टर परिवार वालों को बुलाते हैं, यानी कि लड़की के पिताजी को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए बात कुछ ऐसी है कि आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है, अगर आप खुद को नहीं संभाल पाएंगे तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी। तो जो
प्रीति के पिता होते हैं जिनका नाम विनय सिंह होता है, वो कहते हैं कि ठीक है, बात क्या है आप बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर होते हैं, कहते हैं कि आपकी जो लड़की है वो HIV पॉजिटिव है, आपकी लड़की को एड्स हो गया है। अब जैसे ही विनय सिंह ये बात सुनते हैं तो उन पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि आपकी लड़की ने किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, इसी वजह से आपकी लड़की को ये HIV हुआ है, क्योंकि जिस लड़के के साथ इन्होंने फिजिकल संबंध बनाए हुए फिजिकल हुई है वो लड़का पहले से ही लग रहा है कि HIV पॉजिटिव था, इसीलिए इसको भी हो गया है। अब पिता जो थे वो काफ़ी परेशान, उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब ये बात जब उसकी पत्नी को पता चलती है विनय की, तो वो सुन करके ही वो बेहोश हो जाते हैं कि अभी इस लड़की ने दुनिया देखी भी नहीं है और पहले ही ये इस चीज़ का शिकार हो गई। अब वो बेचारी परेशान हो जाती है, लेकिन अब विनय सिंह जो थे वो होते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो पूछा जाए कि आखिर ये कांड किसके साथ हुआ है। जो डॉक्टर होते हैं डॉक्टर के साथ हो जाती हैं। डॉक्टर उस लड़की से बहला करके फुसला करके उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने किसी के साथ फिजिकल की हुई हो क्या। जो लड़की होती है वो पहले तो आनाकानी कर देती है, पहले तो नहीं करती है, तो कहती है बेटा तुम्हें जो रोग हुआ है, जो जिस रोग से तुम पीड़ित हो, जिस वजह से तुम्हें बुखार हुआ है, जिस वजह से तुम सही नहीं हो रही हो, ये कोई और नहीं बल्कि तुम जिस लड़के के साथ फिजिकल हुई हो, ये रोग तुमको उसी लड़के के साथ मिला है। जो लड़की होती है वो कहती है कि आखिर मुझे हुआ क्या है। हाँ, मैं कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, मैं उसके साथ फिजिकल हुई, वो मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरे साथ मुझे बहला फुसला करके शारीरिक संबंध बनाया था। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये तुम्हें एड्स हो गया है। और जैसे ही लड़की इस बात को सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी वो भी रोने लगती है और वो भी सदमे में चली जाती है। लड़की परेशान हो जाती है कि आखिर ये उसके साथ क्या हो गया। जो विनय सिंह होते हैं, अब जो लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है, राहुल को अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करते हैं और इन्फॉर्म के बाद उस लड़की के मोबाइल से उस लड़के का नंबर लिया जाता है और लड़की उससे कहती है, राहुल को कहती है कि तुम इस जगह पे आओ, मुझे तुमसे मिलना है, ये जो तुमने मेरे साथ क्या ही कर दिया है। जो राहुल होता है वो परेशान होता है, वो कहता है कि आखिर बात क्या है। तो वो कहते हैं ठीक है तुम घर ही पे रहो, मैं तुम्हारे घर ही पे आ जाती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि जो प्रीति थी वो राहुल के 1-2 बार घर पे भी गई थी। तो राहुल कहता है कि ठीक है घर पे ही आ जाओ, कोई बात नहीं है, पापा नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है। और जो विनय सिंह होते हैं वो और लड़की और सभी लोग जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं वो और भी रिश्तेदार उनके उस लड़के के घर में पहुंच जाते हैं। और जितने रिश्तेदार होते हैं कोई भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है। पहले उस लड़के को बहुत ही ज्यादा पीटा जाता है, मारा जाता है और पूछा जाता है कि आखिर तुमने उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम किया ही क्यों, और किया तो जब तुम्हें पता था कि तुम HIV पॉजिटिव हो तो तुमने ऐसा कांड किया ही क्यों, उस लड़की की जिंदगी को तुमने बर्बाद किया। वो कहता है, राहुल कहता है कि उसने बहुत ही ज्यादा सेफ्टी बरती हुई थी, उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि कंडोम फट जाएगा। और जब वो कंडोम फट जाता है इसी वजह से उसे लग रहा है कि वो HIV पॉजिटिव हो गई है। हालांकि जो परिवार वाले होते हैं उस लड़की को फिर और पीटते हैं और पीटने के बाद उस लड़के को पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और जो पुलिस है उस लड़के को कस्टडी में लेती है और उसने उस लड़की के जीवन को बर्बाद कर दिया था। हालांकि जो लड़का था वो HIV पॉजिटिव था, तो इसलिए पुलिस उसको लेती है और फिर उसको मेडिकल चेकअप करवाती है। लड़का पॉजिटिव होता है, फिर उसको उसी के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट होती है और वो चला जाता है जेल में, क्योंकि उसने जानबूझकर एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया था। लेकिन उसने जब उसका जो बयान होता है कोर्ट में भी, तो उसने कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उस लड़की के साथ फिजिकल हुआ था। लेकिन गलती से कंडोम फट जाने की वजह से उस दिन उस लड़की के साथ ऐसा हो गया था। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वो लड़का अभी भी HIV पॉजिटिव ही है और वो जेल की सलाखों के पीछे ही है। लेकिन इधर जो प्रीति है, प्रीति कुछ दिन तक उसकी तबीयत खराब रहती है, लेकिन डॉक्टर उसकी हालत को सुधार ही नहीं कर पाए थे। उसको वहां से रेफर किया गया, लेकिन वहां से भी कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता है। और जो लड़की है वो लगभग 16 दिन बाद उस लड़की की डेथ हो जाती है। लड़की इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। और जब लड़की इस दुनिया को छोड़ कर चली जाती है तो राहुल के ऊपर भी एक और केस चला जाता है और जो लड़का है अभी भी जेल में है। लड़के ने जानबूझकर उस लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया था। जब उसको पता था कि उसके साथ वो फिजिकल होगा तो हो सकता है कि ऐसी घटनाएं घट सकती है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा उसने उस लड़की के साथ नहीं बल्कि ऐसा उसने कितनी लड़कियों के साथ किया होगा इसका भी अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल है। तो आप क्या सोचते हैं और ऐसे लड़कों का क्या करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।